हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे पवन और पवन के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं कि पवन किसे कहते हैं। पवन किसे कहते हैं कि वायुमंडल की गतिशीलता को पवन कहा जाता है। प्रवाहित जल और हिमनद की भांति वायु भी भूपृष्ठ पर अपरदन, परिवहन और निक्षेपण कार्य करती है। नदी की भांति पवन के भी अपरदनात्मक, परिवहनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्य हैं और उनसे निर्मित भू आकृतियाँ उल्लेखनीय हैं कि भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं। और पवन के अपरदनात्मक कार्य के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो है कि पवन की उत्पत्ति कैसे होती है। पवन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो वायुमंडल में पवन सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जो कि वायुमंडल में जब विषमता उत्पन्न हो जाती है तब पवन का जो है ये संचार होता है। वायुमंडल में वायुदाब में जब विषमता उत्पन्न होने के कारण पवन का संचरण होता है और ये जो वायु है सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसी के कारण हम जो है कि अपने शरीर पर हवा जो है जो महसूस करते हैं तो वो इसी का परिणाम होती है। तो पवन के अपरदनात्मक कार्य को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, इनमें जलवायु है, पवन का वेग है, शैल संरचना, पवन के अपरदनकारी यंत्र और वनस्पति की मात्रा मुख्य है। पवन के अपरदनकारी जो यंत्र हैं इसमें जैसे वायु के साथ में चलने वाले जो है कि धूल कण आदि। जो धूल कण जो है ये पवन के साथ में मिलके चलते हैं। वे जो है कि जब किसी भी शैल पर रगड़ते हैं तब उसको रेगमाल की तरह धीरे धीरे अपरदित करते हैं और ये उसके यंत्र के रूप में जो है कि पवन का जो है अपरदन करने में सहायता करते हैं। अब वायु अपरदन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ। वायु अपरदन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों में वाताग्र है, वाताग्र, इंसलवर्ग, छत्रक शिला, जीवजेल, यार्डंग, देमोइजेल, पवन गवाज, डाइकांटर या त्रिकोणक और प्रस्तरजालक आदि हैं। अब हम वाताग्र के बारे में समझेंगे कि आखिर वाताग्र का निर्माण कैसे होता है और ये जो है कि किस प्रकार के होते हैं। कि अल्पवृष्टि के शुष्क एवं रेतीले मरुस्थलों प्रदेशों में पवन की अपवाहन क्रिया द्वारा निर्मित गर्त को वाताग्र कहते हैं। कि जहाँ जिस क्षेत्र में जो है कि मतलब सबसे कम वर्षा होती है, अल्पवृष्टि होती है या वहाँ जो है कि शुष्क मरुस्थल ही होते हैं, उन क्षेत्रों में जो है कि इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, उनको हम वाताग्र कहते हैं। जब पवन चक्राकार रूप में चलती है, मतलब जब पवन चक्राकार रूप में चलती है तब अगठित और अवध शैलों के कणों और खंडों को अपवाह क्रिया से उड़ा ले जाती है और इस प्रकार बने गर्तों को वाताग्र कहते हैं। और दक्षिणी कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको में मोन्टाना से टेक्सास के क्षेत्रों में ऐसे हजारों वाताग्र जो हैं कि वो दृष्टिगोचर होते हैं। अब हम वाताग्र का चित्र के द्वारा अध्ययन करेंगे कि आखिर वाताग्र किस प्रकार की स्थलाकृति है। मरुस्थलीय प्रदेशों में वाताग्र का निर्माण कोमल चट्टानों पर वायु के तेज प्रहार के कारण होता है। मान लीजिएगा कि ये हमारा सरफेस धरातल है और ये जो है कि भौम जल स्तर है। तो यहाँ जो है कि सरफेस पर
वाताग्र का निर्माण पवन के द्वारा होता है। ये धीरे धीरे छोटे छोटे होल होते हैं। पवन अपनी इन्हें चक्रीय प्रवाह में जब बहती है तब इनको धीरे धीरे गहरा करती है, और जब जब तक इनको काटती रहती है, जब तक ये जो है कि भौम जलस्तर तक ना पहुंच जाए। जो है कि मरुस्थलों में कभी कभार जो है क्या है कि देखा गया कि जो ये हमारे शिलाकृति है, इनका जो है कि समुद्र के तल से भी गहराई ज़्यादा पाई गई है। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पानी को जो है जल स्तर बहुत ही कम है, इसलिए जो है कि पवन इनको बराबर अपराधित धीरे धीरे करती रहती है, और जब तक वहाँ पे जो है जल स्तर नहीं मिलता है तब तक ऐसी क्रिया लगातार जारी रहती है। तो इस प्रकार निर्मित शिलाकृति को हम वाताग्र कहते हैं। अब हम लोग इंसल वर्ग के बारे में समझेंगे। इंसल वर्ग मरुस्थलीय प्रदेशों की अवशिष्ट शैलपिंड या ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो परि अनाच्छादन क्रिया द्वारा विलग हो जाता है। इस प्रकार के इंसल वर्ग पवन के अपरदन द्वारा चिकना और गुम्बदाकार आकृति का अवशिष्ट भाग होते हैं। कालाहारी के मरुस्थलों में अल्जीरिया, नाइजीरिया और रोडेशिया के मरुस्थलों में मिलते हैं। कि वाताग्र क्या होते हैं कि जब जो है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में कहीं कहीं पे जो है कि कुछ चट्टानें कठोर मिल जाती हैं। वहाँ पर वायु के द्वारा मुलायम चट्टानों को धीरे धीरे अपराधित करके पवन जो है उनको अपने साथ में उड़ा ले जाती है। और कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे जो है कि कठोर होती है, वो जो है कि एक गुंबद टीले के आकार में दोस्तों खड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार से जो निर्मित आकृति होती है वो हमें कि रेत के समुद्र में छोटे छोटे पहाड़ियों के समान प्रतीत होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चित्र बना के समझाते हैं। इस प्रकार की दिखने वाली आकृति को वाताग्र कहते हैं। ये जो है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन मुलायम चट्टानों को जो है कि अपराजित कर देती है, और जो कठोर चट्टानें हैं वो एक गुम्बदाकार टीले के रूप में खड़ी रहती हैं, और ये चट्टानें ऐसे प्रतीत होती हैं कि मानो रेत के समुद्र में छोटी छोटी पहाड़ियाँ खड़ी हों। ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार के आकृति को ही दोस्तों इंसेल वर्ग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको इंसेल वर्ग कहा जाता है। इंसेल वर्ग। अब आगे अध्ययन करते हैं छत्रक शिला। अब हम लोग अध्ययन करेंगे छत्रक शिला के बारे में। छत्रक शिला, इसको इंग्लिश में मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। ये छतरी नुमा शैल आकृति को छत्रक शिला कहते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुलायम शैलों के अधिक और कठोर शैलों के कम अपरदन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इन्हें गारा भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? इन्हें गारा भी कहा जाता है। जर्मनी में इन्हें फिट्जफेल्सन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि छत्रक शिला को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? तो छत्रक शिला को जर्मनी में फिट्जफेल्सन के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं इसको
कि आखिर ये क्षत्रिय शिला किस प्रकार से प्रतीत होता है। दोस्तों, मरुस्थलीय भागों में जब कभी ऊपर जो कि कठोर चट्टान होती है और नीचे मुलायम चट्टानें होती हैं, तब इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश है, और यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊपर कठोर चट्टान और नीचे मुलायम चट्टान होने के कारण ऊपर की कठोर चट्टान वैसे ही खड़ी रहती है, उसका कुछ आंशिक ही अपरदन हो पाता है, और जो ये नीचे की जो है मुलायम चट्टान है, इसका जो है दोस्तों अपरदन हो जाता है। ये मुलायम चट्टान है और ये जो है कि कठोर चट्टान, इसका जो है कि कम अपरदन होता है, और नीचे की ये मुलायम चट्टान कट जाने से ये ऐसे प्रतीत होती है कि मानो कि ये रेत के मैदान में छतरी तनी हो, जो हमारा छाता होता है। कुछ इस प्रकार का लगभग दोस्तों ये ऐसे ही प्रतीत होता है। या जैसे दोस्तों मशरूम नहीं दिखता है ना, जो मशरूम होता है बिल्कुल सेम टू सेम उसी की आकृति का ये जो है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में इस प्रकार की आकृति मिलती है। आगे अध्ययन करते हैं। अब जीव जैन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो जीवजैन शिलाकृति होती है, ये मरुस्थलों में प्रतिरोधी एवं कठोर शैलों के सपाट टेबल नुमा स्तरीय शैल पिंड है, जो कठोर और मुलायम शैलों की परतों के क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के ऊपर होती हैं। इन क्षेत्रों में पवन के विभेदी अपरदन के निघर्षण प्रभाव द्वारा इस प्रकार की शिलाकृति का निर्माण होता है। जब मरुस्थलीय प्रदेशों में जो है कि रात्रि के समय में कठोर चट्टानों की संधियों में ओस आदि बर्फ के रूप में जम जाती है, तब उसका जो है उसमें जो है कि आयतन में वृद्धि होती है। ऐसा लगातार होने से शैलें कमज़ोर पड़ जाती हैं, और शैलों के कमज़ोर पड़ने से दिन में प्रचंड रूप से चलने वाली पवन उन संधियों को अपने तीव्र वेग के कारण घर्षित कर देती है, और घर्षित हो जाने से धीरे धीरे कुछ दवात के समान आकृति वाली चट्टानों की रचना होती है। तब उसको हम जीवजैन कहते हैं। अब जीवजैन को हम चित्र के द्वारा समझते हैं। मरुस्थलीय भागों में जब ऊपर कठोर चट्टान होती है और नीचे जो है मुलायम चट्टान होती है, तब इस आकृति का निर्माण होता है। दोस्तों, इस प्रकार की दिखने वाली आकृति मरुस्थल प्रदेश में मिलती है, इसको हम जीवजैन कहते हैं। ये दवात के नुमा, इसमें ऊपर एक कठोर चट्टान होती है और नीचे मुलायम चट्टान होती है।
जब ये चट्टानें क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं तो इनमें रात्रि के समय में ओस पाला आदि जम जाता है, जिसके कारण इनकी जो छिद्र होते हैं उनमें जो धीरे धीरे ओस के जमने और पिघलने से फैलाव और सिकुड़न होता है, जिसके कारण इनकी जो है कि क्रैक्स वगैरह कुछ धीरे धीरे ये चट्टानों को जो है कि असंगठित कर देती हैं। ये जो क्रैक जो है बढ़ जाते हैं, जिसके कारण दिन में चलने वाली तीव्र वेग जो पवन तीव्र वेग से जो पवन चलती है वो इनको धीरे धीरे अपादित करती रहती है। जो ऊपर की कठोर चट्टानें होती हैं ये वैसे की वैसे खड़ी रहती हैं, इनका कुछ आंशिक ही अपतन होता है। और ये नीचे मुलायम चट्टानें पड़ने वाली मुलायम चट्टानें जो हैं इनका अपतन अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करेंगे यार्ड अंक के बारे में। यार्ड अंक की रचना ज्यूजेन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं, मतलब लंबवत दिशा में मिलते हैं, तो पवन कठोर शैल की अपेक्षा मुलायम शैल को शीघ्र अपराजित करके उड़ा ले जाती है। और इस प्रकार कोमल शैलों के अपराजित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। इसे यारडंग कहते हैं। यारडंग ये जो है ईरान, इराक, अरब और मध्य एशिया के अन्य मरुस्थलों में बहुतायत में मिलता है। जो यारडंग होता है, जब इसकी जो है कि शैल संरचना मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब कुछ इस प्रकार की होती है जो खड़ी खड़ी होती है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि ये जो है कठोर चट्टानें हैं और ये कोमल चट्टानें हैं। वायु के प्रवाह में जो है कि जब तीव्र वायु का प्रभाव होता है तब पवन जो है कि इन कठोर चट्टानों को अपराजित नहीं कर पाती है और इन कोमल चट्टानों को अपराजित करती है, जिसके कारण ये जो है कठोर चट्टानें ऊपर को निकली हुई होती हैं और कोमल चट्टानों का अपरदन हो जाता है और कठोर चट्टानें जो है कि वैसी की वैसी खड़ी रहती हैं, इनका आंशिक ही अपरदन होता है। इस प्रकार की प्रतीत होने वाली आकृति को मरुस्थलीय प्रदेशों में यार्डंग कहा जाता है। अब बात करते हैं भूस्तंभ। भूस्तंभ एक प्रकार का भूस्तंभ है जो कठोर शैल या गोलासन के आवरण द्वारा आरक्षित होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब मुलायम शैल के ऊपर कठोर शैल खंड स्थित होती है तो वह अपने नीचे की मुलायम शैल को अपरदन से बचाती है तथा निकटवर्ती मुलायम शैल के अपरदन से के उपरांत एक स्तंभ के रूप में प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? एक स्तंभ के रूप में प्रतीत होती है। इसी को भूस्तंभ कहते हैं। मंगोलिया, तुर्किस्तान, इराक, अरब, पेरू के मरुस्थलों में अनेक भूस्तंभ मिलते हैं। अब हम भूस्तंभ देखते हैं कि किस प्रकार के होते हैं।
दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब ऊपर कठोर चट्टान होती है और नीचे मुलायम चट्टान, तब ऊपर की कठोर चट्टान नीचे की अपनी मुलायम चट्टान को संरक्षण प्रदान करती है। वायु के द्वारा होने वाले अपरदन से नीचे की मुलायम चट्टान को बचाती रहती है, जिसके कारण ये काफ़ी लंबे लंबे शीर्ष के आकार में स्थित जो है कि ये स्थलाकृति इनका निर्माण होता है। इनको भूस्तंभ कहा जाता है। और इसके बाद में अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे गवाक्ष, पवन गवाक्ष। पवन के बहने की दिशा के सन्मुख वाले छिद्र पवन के बालू क्षेपण की अपरदन क्रिया से धीरे धीरे बड़े होते हैं। कालांतर में इन छिद्रों का विस्तार अधिक हो जाता है। पहले छोटे छोटे होते हैं, बाद में इनका विस्तार अधिक हो जाता है, तो इन्हें पवन गवाक्ष कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी यूटा संयुक्त अमेरिका में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे डाइकंटर। कठोर एवं मुलायम दोनों प्रकार के शैल पदार्थों से निर्मित प्रस्तर का प्रचंड वेग से प्रवाहित होने वाले पवन के मार्ग में स्थित होने से इनकी रचना होती है। पवन मुलायम शैल न पदार्थों का अपरदन कर देती है और कठोर शैल पदार्थ क्रम प्रभावित रहकर ही स्थान पर स्थिर रहता है। उससे उस प्रस्तर में मुलायम शैल का जो है शैल पदार्थों के स्थान पर छिद्र बन जाते हैं। इस छिद्र युक्त जाली नुमा खंड को प्रस्तर जालक कहा जाता है। को जो है दोस्तों प्रस्तर जालक कहा जाता है। अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग पवन या वायु के निक्षेपणात्मक बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। जब ये अपरदन के साथ में होने वाली क्रियाओं में जो है पवन वायु जो है अपने साथ में इन शैलों को काट कर ले जाती है, तो उनका कहीं ना कहीं ये निक्षेपण करती है। और इस निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों को जो है कि क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, इसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगे कि हमने कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ गाइज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।